इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले दिन कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, तो मार्केट्स में से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन, एक आपका है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन को कैसे लिखेंगे और एक हम बता देते हैं, इसी के आधार पर आप आगे का आंसर तैयार कर सकते हैं। तो इस परफेक्ट कंपटीशन को या किसी मार्केट के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कॉस्ट, आपको रेवेन्यू, आपको प्रॉफिट का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ आपको आती है तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ सकते हैं। और हम ये एज्यूम मान के चल रहे हैं कि आपको जो है ये सब चीज़ आता होगा, क्योंकि आप मेंस देने जा रहे हैं तो कॉस्ट रेवेन्यू पढ़े होंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परफेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन एंड हाउ प्राइस, आउटपुट एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। यही क्वेश्चन आपका है, तो इसको हम लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखिए मीनिंग्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। मीनिंग्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। लिखिए परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट स्ट्रक्चर। परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and large number of sellers producing and selling homogeneous product. Producing and selling homogeneous product. In this market, price of goods are identical और इक्वल। लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी बाजार व्यवस्था है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जहां पर बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं जो एक ही सामान, एक ही प्रकार की सामान या होमोजीनस, है ना, मतलब एक ही प्रकार की सामान, एक रूप सामान को बनाते हैं एवं बेचते हैं। लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य बराबर होता है। इसके पीछे कारण यह है कि सभी वस्तुएं एक ही प्रकार की होती है। पारा चेंज कर लीजिए। लिखिए इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज are determined by market demand and supply without government intervention। लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं के मूल्य एवं सेवाओं के मूल्य का निर्धारण, है ना, का निर्धारण बाजार मांग पूर्ति के आधार पर बिना सरकारी हस्तक्षेप का होता है। ये लिख लीजिए, बाजार मांग पूर्ति के आधार पर बिना सरकारी हस्तक्षेप का होता है। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जैसे देखिए ये आपका डिमांड है, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये डिमांड है और ये सप्लाई है। क्लियर? अब देखिए यही आपका है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये बताएंगे आपके
और इसमें जो है ना एक चीज़ और लिख लीजिए, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट prices of the goods and services are determined by the industry, which every firm has to follow, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्यों का निर्धारण है ना इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, जिसे हर फर्म को मानना होता है ना। जैसे ये आपका इंडस्ट्री है, ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री कहते हैं। ये आपका इंडस्ट्री है, इधर हम लोग लेते हैं प्राइस, यहाँ पर आउटपुट हो गया एक्स एक्सिस है ना। अब देखिए एक और लेते हैं, और देखिए यही आपका प्राइस तय हुआ, ठीक है। यही प्राइस तय हुआ है जिस पर हर फर्म को आना है और बेचना है। आना है तो आना है, जाना है तो जाना है, इसमें किसी तरह का रोक आपका नहीं है। ये देखिए परफेक्टली इलास्टिक होता है ना, पढ़े होंगे डिमांड में, परफेक्टली इलास्टिक। ये कोई निश्चित नहीं है जहाँ तक आना चाहिए, लेकिन इस तरह का सिचुएशन रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये हुआ परफेक्ट, और भी अपना बुक से देख लीजिएगा। वैसे अगर लिखना हो तो परफेक्ट कंपटीशन का विचारधारा कौन दिए थे, एडम स्मिथ दिए थे। तो शुरू में लिख सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वाज फर्स्टली गिवन बाय एडम स्मिथ, और उसके बाद जो है ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु सेड दैट प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिटरमिन्ड बाय द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, है ना। एडम स्मिथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की बात की थी कि मार्केट डिमांड सप्लाई के आधार पर वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। क्लियर। तो ये आपका ग्राफ हो गया, इसको आप डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। ये भी आपका आउटपुट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए आप लोग पढ़े होंगे परफेक्ट कंपटीशन में, जब आप रेवेन्यू पढ़े होंगे, नहीं जानिए कि परफेक्ट कंपटीशन P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, ये आगे हम आपको बताएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखिए ऐसे, और इसमें अपना एक बुक से जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा और इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, लेकिन लिखने का तरीका आपका एक ही होगा। नेक्स्ट लिखिए, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, है ना। तो लिखिए, या किसी भी बुक में होगा, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए आप लिखेंगे 1, इस तरह से लिखेंगे, और जितना भी पॉइंट्स लिखिएगा ना थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन करना है। जैसे देखिए लिखिए इस तरह से करके लिखिए 3 यानी 4 यानी 5 लिखिए। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, है ना पहला पॉइंट। मैंने इस तरह इस बाजार में बहुत सारे बायर्स होते हैं, क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। लिखिए बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता। दूसरा लिखिए होमोजीनस प्रोडक्ट, एक रूप वस्तुएं, माना इसमें क्या होगा, सभी सामान आपका एक ही प्रकार का होगा, होमोजीनस प्रोडक्ट, ठीक है। लिखिए इक्वल प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, सभी वस्तुओं का मूल्य बराबर। इस बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट ही एक ही है तो बराबर होगा। लिखिए देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन दिस मार्केट, इस बाजार में किसी तरह का यातायात शुल्क नहीं लगता, एजम्पशन है, ठीक है। नो कॉस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन पर किसी तरह का खर्च नहीं। नो कॉस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट,
विज्ञापन पर किसी तरह का खर्च नहीं। नेक्स्ट लिखिए परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाओं का पूर्ण गतिशील, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ही नहीं, एक जगह दूसरी जगह आ सकता है। नेक्स्ट लिखिए, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है बाबू, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, बाजार का पूर्ण ज्ञान, पहले से मालूम है कि बाजार में क्या होने वाला है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ दी, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब 3-4 पॉइंट लिखिए। लिखिए इन परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, इन परफेक्ट कंपटीशन P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, और इस तरह से चित्र आप बना दीजिए। P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, क्लियर, समझ गए। P इक्वल टू AR इक्वल टू MR। उसके बाद लिखिए इन परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इज यू सेव, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल कॉस्ट है ना एंड एवरेज कॉस्ट इज यू सेव, ये सब का यूज है। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल कॉस्ट यू सेफ होगा, एवरेज कॉस्ट भी यू सेफ होगा। यहाँ आप कॉस्ट लेते हैं, यहाँ आउटपुट लेते हैं। कॉस्ट में सब डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कॉस्ट आता है, कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अभी तक हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा, इसका एजम्पशन देखा। अब क्या देखेंगे, अब इसका जो है हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। लिखिए नेक्स्ट लिखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की शर्तें, है ना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की शर्तें, संतुलन की शर्तें, ठीक है। पहला लिखिए, पहला लिखिए एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी, है ना। और दूसरा है एम सी कर्व, एम सी कर्व मस्ट कट एम आर कर्व, एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, है ना। एम सी कर्व मस्ट कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि सीमांत लागत वक्र को, है ना, सीमांत आगम वक्र को नीचे से कट करना चाहिए। ये सब ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में वही होगा, मोनोपोली में भी वही होगा और मोनोपोलिस्टिक में भी होगा, यानी कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन सब में आपका सेम होगा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिख लिए ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में ये आपका है, यही आपका AR होता है, यही आपका MR होता है। यहाँ Y है, यहाँ P है, यहाँ पर आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए अभी हम बताया कि आपका मार्जिनल कॉस्ट कैसा होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका ऐसा होगा, यू शेप होता है, जानते हैं। अब देखिए क्या करना है, यानी ये आपका जो है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कैसे, देखिए अब उतना लिखना नहीं है क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्यों है भाई, तो यहाँ पर एम आर इक्वल टू एम सी भी है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर जो है ना एम आर इक्वल टू एम सी भी है ना, और
MC कर्व आल्सो कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो, यानी यहाँ पर ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हमें प्रॉफिट अगर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज कॉस्ट चाहिए। देखिए हमें क्या चाहिए, एवरेज कॉस्ट चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट अगर हमारा एवरेज कॉस्ट ऐसा है, ऐसा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट अगर ऐसा है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर M मान लेते हैं, सब कुछ है। अब देखिए बेसिकली प्रॉफिट इक्वल टू, अब जानते हैं प्रॉफिट इक्वल टू होता है AR माइनस AC। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, चूँकि ऐसे प्रॉफिट इक्वल टू TR माइनस TC होता है। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है मार्केट में सामान बेचने में कितना पैसा आपको आया, और कॉस्ट मतलब कितना लागत हुआ। जैसे पढ़ते थे ना, जैसे देखिए बेसिकली प्रॉफिट इक्वल टू आप पढ़ते होंगे बचपन में, सेल प्राइस माइनस क्रॉस प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सामान जब बेचते हैं जो पैसा आता है उसे हम लोग टोटल रेवेन्यू कहते हैं, और सामान जब बनाते हैं जो लागत लगता है उसे हम लोग टोटल कॉस्ट कहते हैं। उसी तरह से है, यानी सामान जब बेचते हैं तो पैसा आता है और जब बनाते हैं तो लागत लगता है। तो लेकिन याद रखिए जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें क्या क्या लेते हैं, उसमें लेते हैं लैंड का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, कैपिटल का कॉस्ट और इंटरप्रेन्योर का कॉस्ट लेते हैं। तो रेंट भी जोड़ते हैं और वेज भी जोड़ते हैं और प्लस इंटरेस्ट भी जोड़ते हैं और प्लस प्रॉफिट भी जोड़ते हैं, यानी कि प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। यानी कि जब सामान बनाते हैं तो कॉस्ट निकालते हैं, उसमें प्रॉफिट शामिल है, उसको नॉमिनल प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर सामान 10 में बना है और 10 में बिक गया तो उसे फर्म को क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ये मत समझिएगा कि 10 में बना और 10 में बिका तो प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी सामान जब 10 में बना है और 10 में बिकेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका होगा, लेकिन 10 में बना 12 में बिकेगा तो उसे हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है इतना सामान बेचे, OM अमाउंट ऑफ सामान बेचे कितना प्राइस पर, OP प्राइस पर। यहाँ एक पॉइंट देते हैं, ई देते हैं, तो OM इंटू OP तो क्या हो जाएगा, OPEM, है ना, हमारा हो जाएगा OPEM माइनस क्या होगा, कॉस्ट। कॉस्ट देखिए है, इन इतना सामान को बनाने में कॉस्ट इतना लगा, तो EM इंटू OM फिर हो जाएगा OPEM, वही होगा हमारा OPEM। तो हमारा 0 हो जाएगा, तो यानी OPEM इक्वल टू OPEM, यानी हमारा हो जाएगा AR इक्वल टू AC जितना है। तो फर्म को क्या मिलेगा, यानी कि इन द अबव डायग्राम फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E where he is getting normal profit while selling OM amount of product at OP price। ऊपर के चित्र में फर्म बिंदु E पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जहां पर उसे OM अमाउंट को, यानी OM अमाउंट यानी कि उत्पादन के OM की मात्रा को OP प्राइस पर बेचकर उसे नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आइए, एक हो गया, अब सेकेंड में आते हैं। उसी प्रकार से फिर जाते हैं, देखिए ए आपका है, फिर वही है आपका AR है और MR है, ये P है। अब देखिए फिर आपके यहाँ पे जो है ये आपका MC है और ये आपका एवरेज कॉस्ट है ना, क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर फॉर्म इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए यहाँ नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर निकालते हैं प्रॉफिट तो क्या होगा, AR माइनस AC। AR तो वही होगा, यहाँ पर देते हैं नाम E, फॉर्म इसी है ना, OPEM,
है ना। देखिए यहाँ तो रेवेन्यू उतना ही इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट इसके पहले यहाँ था, यहाँ से कटिंग किया था, देखिए मैंने बताया था, यहाँ से ऐसे निकाला था, यहाँ था, अब इस बार नीचे है, तो कॉस्ट आपका बाबू यहाँ पे आएगा। देखिए कॉस्ट यहाँ आएगा, तो इसके नीचे एक पैरेलल ग्राफ खींचते हैं, यानी कि कॉस्ट कितना लगा, तो यहाँ पर नाम दे दो के, यहाँ पर नाम दे दो एस, यानी कि के एम, यानी ओ एम को बनाने के लिए के एम कॉस्ट पड़ा, तो ओ एम इंटू के एम इक्वल टू होगा ओ एस के एम। क्या होगा, ओ एस के एम, है ना। तो हम इतना पूरा एरिया में यानी ओ पी ई एम में घटा दीजिए ओ एस के एम, तो क्या बचेगा, बचेगा आपका पी ई एस के। क्या बचेगा, पी ई एस के, यही कहलाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन फर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम में तो यहीं पे होगा। इन द अबव डायग्राम फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई वेयर ही इज गेटिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाइल सेलिंग ओ एम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट ओ पी प्राइस, है ना। क्लियर। ऊपर के चित्र में फर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, बिंदु ई पर होगा, जहाँ उसे ओ एम अमाउंट को ओ पी प्राइस पर बेचकर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रही है। क्लियर। यहाँ पे आउटपुट है, नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और बचा हुआ है। MC, ठीक है। अब जो है इस बार कॉस्ट ऐसा है, देखिए कॉस्ट ऐसा है, तो यहाँ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो रेवेन्यू उतना ही मिलेगा, फर्म को रेवेन्यू कितना मिलेगा, रेवेन्यू उतना ही मिलेगा AR माइनस AC, यानी OPEM। अब कॉस्ट कहाँ चला गया, L, है ना, और यहाँ दीजिए K, है ना, यहाँ दीजिए K। तो ये जो एरिया है हमारे पास, यानी इतना सामान बेचे इतना प्राइस पर, ओपी प्राइस पर, कॉस्ट कितना लग गया इस बार, देखिए कॉस्ट लगे LM, OM अमाउंट को बनाने के लिए, तो कॉस्ट निकालेंगे तो LM इंटू OM इक्वल टू हो जाएगा OKLM। क्या हो जाएगा, OKLM। तो ये हमारा क्या होगा, देखिए हमारे पास पैसा आया OPEM, आ गया कितना OKLM, तो इतना हमारा क्या हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। इसको लॉस कहते हैं या सब नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, है ना। यानी कि लॉस क्या हमारा हो गया, आपका एरिया हो गया KLPK, यानी माइनस है, ये लॉस आपका होगा। इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर, लेकिन हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। और लेकिन मैंने ब्रीफ में बताया है, इसको थोड़ा एलेबोरेट करके अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं, तो आपको आंसर लिखना आसानी हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, अगले दिन फिर हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।